फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स डिस्कस करें जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। उसके बाद हम देखे थे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या पोजीशन था जब हम आज़ाद हुए थे उस समय, और एग्रीकल्चर की जो दुर्दशा वो क्यों हुई थी, उसके कारण क्या क्या था, क्या क्या फैक्टर काम कर रहे थे। उसके अलावा हमने इंडस्ट्री की दुर्दशा देखी थी और इंडस्ट्री की दुर्दशा में क्या क्या कारण थे वो भी हमने देखा था। अभी हम इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति थी, उसके अलावा डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम आज़ाद हुए थे। तो ये 4 टॉपिक हम डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है फॉरेन ट्रेड की भी स्थिति सही नहीं थी। फॉरेन ट्रेड की स्थिति इसलिए सही नहीं थी क्योंकि ब्रिटिश बहुत डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाते थे। कैसे? जैसे पिछले वीडियो में हमने बता दिया था इंडस्ट्री के बारे में कि यहाँ से ब्रिटिश रॉ मटेरियल, जैसे मान लो ये है ब्रिटिश, ये है इंडिया, तो ब्रिटिश यहाँ से अगर रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं तो ब्रिटिश अपने देश में यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं लगा रहे, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहे। यानी यहाँ से जो सामान पहुँच रहा है ब्रिटिश की कंपनी को सस्ता मिल जा रहा है। तो ब्रिटिश को सामान जो है वो इंपोर्ट सस्ता हुआ, तो ये कंपनी जो सस्ती माल बनाएगी तो यहाँ पे आ जाए। तो ब्रिटिश जब एक्सपोर्ट कर रहा था तो वहाँ पे भी अपने एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी नहीं लगा रहा था। तो ब्रिटिश यहाँ से भी सामान सस्ता है और इंडिया में भी सस्ता पहुँच गया। तो इंडिया में सस्ता पहुंचा तो ऑब्वियसली यहाँ पे सस्ता मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ का मार्केट, यहाँ इसके मार्केट पे कब्जा हो जाएगा ब्रिटिशर्स का। क्लियर ना? यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा होगा, ब्रिटिशर्स का सामान यहाँ सस्ता बिकने लगा तो ऑब्वियसली हमारे अपने देश का सामान कौन खरीदेगा। और दूसरा होता क्या था, एक तो हुआ कि सस्ते सामान गए। अब दूसरा क्या होता है कि जब हम यहाँ हैंडीक्राफ्ट बनाते थे और हैंडीक्राफ्ट हम जब ब्रिटिश में भेजते थे तो ब्रिटिश जो रॉ मटेरियल पे बिल्कुल इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट पे भारी हैवी ड्यूटी लगा देता था, जिसके कारण हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत महंगा बिकता था। तो हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट या हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, जो क्लोथ्स वगैरह बनाए जाते थे, उनके लिए मार्केट ही बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि ये इतना महंगा हो गया। ब्रिटिश में वही सामान 50 में मिल रहा है, ये 200 का पहुँच रहा है, क्यों लेंगे वो। क्लियर? तो सबसे पहले हमने बेसिक मतलब समझ लिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था एंशिएंट समय में जब ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले। लेकिन बहुत ब्रिटिशर्स का डिस्क्रिमिनेटरी और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के कारण हमारा जो प्रोडक्शन था, ट्रेड और टैरिफ जो वगैरह सब लगाते थे, ये सब में पॉलिसी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की थी, जिसके कारण हमें बहुत नुकसान हुआ और हमारा जो फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर था बिल्कुल कोलैप्स हो गया। क्लियर? मतलब अब ये ऐसे बोल सकते हैं कि वो जैसे हमें चला रहे थे हम चल रहे थे। क्लियर? तो कारण क्या क्या है? पहला कारण है कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, मैंने बता दिया क्यों, और इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। क्यों ऐसा होता था? प्राइमरी प्रोडक्ट में क्या क्या था, जैसे सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब हम बेचते थे और इसी के बने हुए कपड़े हम खरीद रहे हैं। मतलब कितना अजीब है कि सेम बने हुए, मतलब सेम चीज़ हम भेज रहे हैं, उसके बने हुए कपड़े उनके फैक्ट्री में बन रही है, फिर हमारे पास आ रहा है। क्योंकि हमारे पास इवन फैक्ट्री भी तो नहीं थी ना। इवन होता क्या था कि हम छोटी छोटी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो भाई फैक्ट्री के लिए जो कैपिटल मशीनरी आती है, जो कैपिटल गुड्स, देखो 2 टाइप की गुड्स होती है, कंज्यूमर गुड्स, एक कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि ऐसा मशीन वगैरह जिससे अब आप कोई गुड्स, जैसे आप बिस्किट बनाना चाह रहे हो तो बिस्किट अगर ब्रिटिश से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स, कि डायरेक्ट हम लेंगे और कंज्यूम कर लेंगे, खा लेंगे। लेकिन एक होता है कैपिटल गुड्स कि हमने बिस्किट लिया नहीं, हमने बिस्किट बनाने वाली मशीन ले ली। क्लियर? तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो हम ब्रिटिश से कैपिटल गुड्स भी खरीदते थे और कंज्यूमर गुड्स तो खरीद ही रहे हैं, जैसे क्लोथ वगैरह खरीदे, वो भी तो कंज्यूम ही कर रहे हैं ना। तो ब्रिटिश का मोनोपोली भी था। जैसे आपने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा था कि ब्रिटिश बहुत चीज़ों पे डायरेक्ट कंट्रोल करता था कि आप ये सामान तो डायरेक्ट इंग्लैंड ही भेजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, आप मेरा सिर्फ ही यूज कीजिए। तो ये सब बहुत सारी पॉलिसी थी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका के साथ किया था, बहुतों के साथ किया था, इवन इंडिया के साथ भी ऐसा बोला गया था। ब्रिटेन, जैसे मान लो इंडिया अपना सामान बेच रहा है ब्रिटेन में,
हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल। तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश को हम ज़बरदस्ती भेज रहे थे, हम पे ऐसी पॉलिसी लगाए हुए थे कि हमें ब्रिटिश को भेजना ही था। क्लियर। तो ब्रिटिश अपनी मोनोपोली की ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हमें फॉरेन ट्रेड हमें रेस्ट्रिक्टेड था कि हमें ब्रिटेन में ही बेचना है, क्योंकि कंट्रोल हो गया था ब्रिटेन का। और कुछ प्रोडक्ट हम चाइना, श्रीलंका, पर्सिया जैसे ईरान वगैरह में बेच सकते थे। जो स्वेज कनाल था, स्वेज कनाल आपको जो पता है इजिप्ट के में है और गुजरता है, और फिर वो जो आपको पता है ना, मेडिटेरेनियन सी से होके, फिर रेड सी से होके, फिर इंडियन ओशन से होके जो रास्ता है, आप देख लेना स्वेज कैनाल, आप सर्च कर लेना, जो 1869 में खुला ना, उसके कारण ऑलमोस्ट बहुत डिस्टेंस कम गया। पहले जो इंग्लैंड वाले आते थे नीचे आके साउथ अफ्रीका से होके ऐसे आते थे, तो ये डिस्टेंस बिल्कुल कम है, ऐसे ऐसे मतलब समझो कितना डिस्टेंस कम गया। तो डिस्टेंस जितना कमेगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो भी कम जाएगा, तो ब्रिटिश का सामान और सस्ता हमारे यहाँ आएगा, तो और सस्ता सामान हमारे यहाँ आएगा, तो हमारी मार्केट तो और कोलैप्स होगी ना हमारे अपने सामान के लिए। थर्ड है ड्रेन ऑफ वेल्थ। जैसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो एक होता है कि हमारे यहाँ का वेल्थ ड्रेन हो रहा है ब्रिटिश की तरफ, ब्रिटेन की तरफ। जैसे एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वाज जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट्स। भाई देखो, हम अपना पैसा, जैसे मान लो एग्जांपल ले रहे हैं कि ब्रिटिश अपना सामान ला रही है, हम खरीद रहे हैं सामान, तो हम दे क्या रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो हमारा जो सारा पैसा है जाकर किधर ड्रेन हो रहा है, ब्रिटिश की तरफ। तो एसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड, ग्रेन, केरोसिन वेर स्कार्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक, मतलब हम अधिकतर चीज़ पे इंटायरली डिपेंडेंट हो गए थे, किसको, ब्रिटिशर्स पे। और रादर यूज टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ जो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी ना, जो एसेंशियल कमोडिटी, ब्रिटिश अपना क्योंकि पूरा सेटअप कर चुका था, उसके पास ब्रिटिशर्स के पास पैसे थे, क्योंकि हमारे यहाँ सामान बेच के पैसे कमाए थे, तो हमारे यहाँ का जो बेसिक एक्टिविटी वाला सामान था ना, वो भी वो खरीद लेता था अपने लिए खरीद लेता था, क्योंकि उसके पास पैसे थे, हमारे पास पैसे कम थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे इवन सामान भी ले गया, हमारे वेल्थ भी ड्रेन होके ब्रिटिशर्स में जा रहे थे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारी जो अभी स्थिति है हमारे देश में, लिटरेसी ज़्यादा है, हाई बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट उस समय ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम है क्योंकि हमने कंट्रोल किया, मतलब मेडिकल फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट के कारण। मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये सब ज़्यादा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ब्रिटिशर्स ही हैं। क्लियर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा ग्रोथ, ये फिगर आपको देखना इसीलिए है क्योंकि फिगर मैंने बताया इसको आप हटा सकते हो। ये फिगर है एक्चुअली, ये वाला है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, और मतलब देखो, और ये है पूरा इंडिया का। इंडिया में देख रहे हो कि 1901 से लेके 11 के बीच जो बर्थ रेट था, मतलब डिकेडल ग्रोथ रेट था, ये वाला जो है ना, ये वाला वो है इंडिया का, ये वाला है इंडिया का, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का। तो मैं ये फिगर इसलिए लाया हूँ कि आपको देख रहे हो कि इंडिया में भी कुछ ऐसा रीजन था ना जहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम था। क्लियर। तो देखो, डिकेडल ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं, डिकेडल ग्रोथ रेट इंडिया का। तो पहले ग्रोथ रेट क्या हुआ, इस बीच कमा। तो ग्रोथ रेट कमा का मतलब क्या कि यहाँ पे लोग पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया, नहीं भाई, इस समय इतना ज़्यादा फेमाइन आता था, भूखमरी आती थी, एपिडेमिक्स आते थे, बीमारी आती थी कि लोग बहुत गांव के गांव तबाह हो जाते, गांव के गांव मर जाते थे। उसके बाद हमारा धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ता रहा, ग्रोथ बढ़ता रहा, और अभी हमने ग्रोथ को कंट्रोल किया है, क्योंकि अभी जो कंट्रोल हुआ है ना, वो बर्थ रेट पे कंट्रोल होने के कारण, क्योंकि अब एपिडेमिक, पैंडेमिक वगैरह आते हैं, भूखमरी वगैरह अब नहीं आते हैं। क्लियर। तो देखो, अब क्वेश्चन होता है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल इतना कैसे पता चल गया, हम तो 1947 में आज़ाद हुए थे। नहीं भाई, ब्रिटिश भी सेंसस करता था, 1872 से स्टार्ट किया, लेकिन जो डिकेडल सेंसस था कि 10-10 साल पे करना है, वो 1881 से स्टार्ट किया उन्होंने। और 1921 इसलिए बोलते हैं पहला स्टेज, क्योंकि अब इससे पहले क्या होता था, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज। इसके बाद जो है कि इसके बाद जो
इंक्रीज ही होना शुरू किया। 1921 को इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1921 में निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था। निगेटिव मतलब इवन पॉपुलेशन भी, जैसे मान लो 50 पॉपुलेशन है, 1921 वाले डिकेड में 49 पॉपुलेशन में, मतलब इवन पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, जो कि बहुत रेयर होता है भाई। ग्रोथ रेट कम ज़्यादा होता है, लेकिन इवन पॉपुलेशन मतलब इतना ज़्यादा पैंडेमिक वगैरह, उस समय भूखमरी आ गई थी, ड्रॉट वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया था जिसके कारण। However, neither the total population of India nor the rate of population growth, मतलब इस स्टेज पे तो हाई नहीं था उसका, इस 1921 के बाद और ज़्यादा आगे के बाद और ज़्यादा हाई होने लगा। अब देखते हैं कि लिटरेसी की बात करें तो जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा लिटरेसी रेट बिल्कुल कम था। कितना परसेंट है देख रहे हो, 16% है। फीमेल का लिटरेसी रेट तो और ज़्यादा कम है। क्लियर। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो ज़्यादा होगा ना। बच्चे का जो डेथ हो जाता है, बच्चे का डेथ हो जाता है कि 1 साल से पहले तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि अभी कितना है, अभी 40 है। समझो 1000 में से 218 बच्चे ही मर गए 1 साल से पहले ही। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था उसमें, 44 साल था, इवन इससे भी कम था। अब क्या है, 66 साल। मतलब इतना बीमारी लोग होता था कि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि मैं इतना दिन जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था, क्योंकि बर्थ रेट डायरेक्ट रिलेटेड होता है कल्चर वगैरह से क्योंकि लोगों को लगता था यार इतना डेथ हो रहा है तो ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो उसमें से कुछ का डेथ भी हो गया तो कुछ तो बचेगा ना, ऐसी बातें होती थी। या ऐसे भी कल्चर में रहते हैं कि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो इकोनॉमिक ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, इकोनॉमिकली ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा मेहनत होगा। उसके बाद क्या हुआ कि बर्थ रेट भी हाई थे, डेथ रेट भी हाई थे। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, आप इसमें तो आंख मूंद के बता सकते हो कि ज़्यादातर ज़्यादा जगह अगर हम आज़ाद हो गए उसमें सबसे ज़्यादा किस पे था, प्राइमरी सेक्टर में कितना था, 72%। मतलब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में थे या छोटी मोटी एलाइड एक्टिविटी जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हैं, फिशिंग वगैरह। तो लेकिन ये भी बहुत कम था, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में डायरेक्टली लगे हुए थे, और सेकेंडरी में इतने कम, टर्शियरी में इतने कम। क्लियर। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री इनसिग्निफिकेंट था। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि इंडस्ट्री, देखो नॉर्मली इंडस्ट्री क्या होती है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग माइग्रेट करते हैं इंडस्ट्री जब भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ अर्बन एरिया से रूरल एरिया में माइग्रेट हुआ था। क्यों हुआ था ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अच्छे से आपको देख लेना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ब्रिटिश बनाएंगे अपने फ़ायदे के लिए बनाए होंगे ना, चाहे रेलवे बनाया हो, चाहे रोड बनाया हो, या टेलीग्राफ के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया हो, ब्रिटिश सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ध्यान देना, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ का बहुत अच्छा रिलेशन है, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में ग्रोथ का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो इंडस्ट्री अच्छा हो ही जाएगा, मतलब बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट ब्रिटिश ने डेवलप किया लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। देखो यहाँ पर रियल मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़, नहीं ऐसा नहीं था, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कि वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट को बताने के लिए कि लोग थोड़ा खुश भी हो जाए। जैसे रोड्स के कारण क्या हुआ, ब्रिटिशर्स अपने जिधर रहते थे उधर अच्छा रोड होता था क्योंकि उनका जो काम होता था, लेकिन नहीं उसके अलावा जो रोड होते थे रूरल एरिया के, ऐसे रोड होते थे फालतू वाले की बारिश में सारे टूट गए। रेलवे तो आपको पता है 1850 के आसपास स्टार्ट हुआ। 1853 में पहला रेल चला जो कि मुंबई से थाने के बीच चला था, लेकिन ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज किया। इट इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड देयर बाई ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर। भाई कल्चरल बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए ब्रेक करना, क्योंकि अभी जो गाँव के लोग थे अभी भी वो इंडियन वाला सामान खाते थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स गाँव में पहुँच कर सस्ता पहुंचाने लगे, तो लोगों का जो कल्चरल बैरियर था कि लोग अभी तक सोचते थे कि नहीं हम तो इंडियन सामान ही खाएंगे, अब उनका कल्चरल बैरियर भी ब्रेक हो गया। क्लियर है, यही हुआ। वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट वो भी आ गया था, लेकिन बाद में आया था एयर ट्रांसपोर्ट, आया था 1932 के आसपास। तो ये भी कॉलोनियल इंटरेस्ट था। वाटर, देखो वाटर में 2 टाइप का होता है, एक होता है कि जो कोस्टल वाला और एक होता है इनलैंड वाटर। तो इनलैंड वाटर तो बिल्कुल भी नहीं था, कोस्टल वाला भी थोड़ा डेवलप था। कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1937 में, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम।
57 में टेलीग्राफी स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये टेलीग्राफ को यूज एक्सपेंसिव था ना, तो ब्रिटिशर्स अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो इस 1857 के रेवोल्यूशन का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके ख़त्म होने का एक कारण ये भी था कि ब्रिटिश टेलीग्राफ सिस्टम का यूज कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। और यही बात है, ये सब वही बात मैंने लिख दिया, क्या क्या हो रहा था वो बात। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एक्सपीरियंस, मतलब इवन इसमें प्लानिंग वगैरह की बात करेंगे। और तो हमने देख लिया क्या क्या पोजीशन था, एग्रीकल्चर, फिर हमने देखा इंडस्ट्री, फिर हमने देखा था डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हमने देखा था थोड़ा बहुत। तो चलिए, थैंक यू सो मच।